हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th के साइंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है साउंड, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ध्वनि, इसके बारे में बात करेंगे। आपको इस वीडियो में ध्वनि से संबंधित सभी परिभाषाएं जानने के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं ध्वनि आखिर होती क्या है। पहले ध्वनि की परिभाषा हम लोग जानेंगे। तो ध्यान से देखिए, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रभाव हमारी कानों पे पड़ता है। ध्वनि मतलब आवाज़। आवाज़ को हम लोग कहाँ सुनते हैं? अपने कानों से ही सुनते हैं ना। तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रभाव हमारी कानों पे पड़ता है। तो ध्वनि की परिभाषा हो गई। अब हम लोग ध्वनि के गुण देखते हैं कि जो साउंड होता है इसकी क्या क्या क्वालिटी होती है। तो देखिए, पहला गुण इसका है, ध्वनि सदैव कंपनों द्वारा उत्पन्न होती है। कंपन एक तरह से आप समझ सकते हैं वाइब्रेशन जिसको कहते हैं। जैसे आप बोलते हैं तो बोलते वक्त अपने गले को छुइए तो आप देखेंगे कुछ वाइब्रेट हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं कंपन। तो ध्वनि हमेशा कंपनों द्वारा उत्पन्न होती है। जैसे आप एक थाली पे किसी चीज़ को मारिए, उसके बाद आप थाली को छुइए, देखिए थाली हिल रही होगी, वाइब्रेट हो रही होगी। तो साउंड वहीं से निकलती है, वाइब्रेट के द्वारा ही, कंपन के द्वारा ही। दूसरा है, ध्वनि ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में चल सकती है। तो आप समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब माध्यम की आवश्यकता क्या मतलब या तो ठोस में ध्वनि उत्पन्न होगी, या तो द्रव में, या तो गैस में। और अगला है, ध्वनि सदैव तरंगों के रूप में चलती है। ये बात आप लोगों को जानना जरूरी है कि ध्वनि सदैव तरंगों के रूप में, इस प्रकार तरंगों के रूप में ध्वनि क्या करती है? आगे बढ़ती रहती है। ये ध्वनि के गुण हो गए। हम लोग बात करेंगे ध्वनि तरंगों के प्रकार के, कि ध्वनि तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं। तो ध्यान से देखिए, ध्वनि तरंगे मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहला अनुप्रस्थ और दूसरा अनुदैर्ध्य। अब इन दोनों तरंगों की हम बात करेंगे। तो पहला देखते हैं, अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है। तो देखिए, यह तरंग केवल ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न होती है। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न होती है। एक श्रृंग तथा एक गर्त को मिलाकर एक अनुप्रस्थ तरंग का निर्माण होता है। अब आपको यहाँ समझना जरूरी है कि श्रृंग और गर्त क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया है कि जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं यह केवल ठोस और द्रव की सतह पर ही चल सकती हैं। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए आप किसी तालाब में ही एक ईंट को फेंकिए, तो आप देखेंगे जो जल होता है वह कुछ इस प्रकार से आपका चलने लगता है, ऐसे ऊपर नीचे होने लगता है ना। ऊपर नीचे होकर क्या करता है? आगे बढ़ने लगता है और साउंड हमारे पास आती है, कानों में हमारी आवाज़ पहुँचती है। तो देखिए, श्रृंग और गर्त को समझाने का मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए, मैंने गर्त के सामने यहाँ पे तीर लगा के रखा है। मतलब जब जल के कण, जल की बूंदे इस नीचे वाले हिस्से पे रहेंगी, जब इस प्रकार रहेंगी, तब हम उसको कहते हैं गर्त। और जब वही जल की बूंदे उठ जाती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं श्रृंग। ये बात आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जब जल नीचे की ओर रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं गर्त, और जब जल ऊपर की ओर रहता है तब उसको हम लोग कहते हैं श्रृंग। और यही श्रृंग और गर्त मिलके एक अनुप्रस्थ तरंग का निर्माण करते हैं। और इनके बीच की जो घटना होती है उसी को हम लोग कहते हैं तरंग दैर्ध्य। ठीक है, देखिए तरंग दैर्ध्य इसको कहते हैं। तो ये तो हो गया अनुप्रस्थ तरंग। अब हम बात करते हैं अनुदैर्ध्य तरंग की। तो देखिए, यह तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में उत्पन्न हो सकती हैं। एक संपीड़न और एक विरलन मिलकर एक अनुदैर्ध्य तरंग का निर्माण करते हैं। यह बात तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ठोस, द्रव और गैस अनुदैर्ध्य तरंग तीनों में उत्पन्न हो सकती है। अब हम लोग संपीड़न और विरलन को समझते हैं। मान लेते हैं यह कोई हमारा कोई फावड़ा है या फिर कोई मशीन है, कुछ भी हम मान सकते हैं इसको। जब हम इसको फैलाएंगे कुछ इस प्रकार से तो कुछ साउंड निकलेगा ना। जब इधर उधर फैलाएंगे तो कुछ साउंड निकलेगा और यह फैलेगा। तो जब ये फैलेगा तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? संपीड़न। और जब इसको हम बिटोरेंगे, सिकोड़ेंगे इधर इधर, जब हम सिकोड़ेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? विरलन कहेंगे। ठीक है, यही संपीड़न और विरलन होता है। आप एक किसी भी मशीन के साथ कर सकते हैं, किसी भी हथियार के साथ कर सकते हैं जो इस प्रकार से हो, फैलने वाला हो और सिकुड़ने वाला हो। तो ये संपीड़न और विरलन की बात हो गई। अब हम देखेंगे आवर्तकाल के बारे में। तो आवर्तकाल को समझिए पहले ध्यान से। कोई दोलन करने वाली वस्तु एक दोलन करने में जितना समय लेती है उसे उस वस्तु का आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से दिखाते हैं, इसका मात्रक सेकेंड होता है। तो सबसे पहले आपको समझना है दोलन क्या होता है। तो अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए, ध्यान से इसको देखिएगा। मान लीजिए यह कोई दीवार है, यह कोई दीवार है। यहाँ पे हमने एक कांटी ठोक के रखी है, कांटी, ठीक है। और इस पे हमने एक धागा बांध दिया है, यहाँ से एक धागा बांधा है। और इस पे हमने क्या किया? एक पत्थर को लटका दिया है। अब जब हम इस पत्थर को यहाँ से घुमाएंगे ऐसे, तो पत्थर जब यहाँ तक आएगा उसके बाद पत्थर कहाँ जाएगा? ऐसे आएगा, यहाँ तक आएगा, आएगा ना। तो पत्थर को यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लगता है वही उसका क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है। अब दोलन करने वाली वस्तु एक एक दोलन करने में जितना समय लेती है, यहाँ से यहाँ, देखिए पत्थर यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ तक आने में एक दोलन कहलाता है। और इतने ही टाइम में, इतने ही एक दोलन में जितना समय लेगा वही उसका क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। तो ये आप समझ चुके होंगे।
अब हम बात करते हैं आवृत्ति की। तो दोलन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितने दोलन करती है वही उसकी आवृत्ति कहलाती है। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। सेम वही बात, मान लीजिए कांटी है, धागा लटका है, एक पत्थर हम बांधे हैं, 1 सेकंड में, मान लीजिए 1 सेकंड में यह 4 दोलन कर रही है, ऐसे ऐसे 4 बार जा रही है, तो उसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 4 हर्ट्ज की हो जाएगी। यही उसकी आवृत्ति होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल n बराबर 1/t। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं आयाम क्या होता है। तो देखिए, दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति से किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी जाती है उसे उसका आयाम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह कांटी है, धागा है, पत्थर है, किसी भी ओर, या तो इधर या तो इधर, यहाँ से अगर इधर जा रहा है तो इतनी दूरी, यही से क्या कहलाएगी? आयाम कहलाएगी। दूरी बस वही इसका आयाम कहलाएगी। अगर हम इधर देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसका आयाम कहलाएगी, बस एक तरफ की दूरी, ठीक है। तो ये आयाम की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आवृत्ति, तरंग वेग और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होता है। इस फार्मूले को आप लोग ध्यान से देखिएगा, तरंग वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, v बराबर n गुणे लैम्डा। इस चिन्ह को ध्यान से, तरंग दैर्ध्य को हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं, लैम्डा, इसको हिंदी में हम लोग लैम्डा कहते हैं, ऐसे लैम्डा, ठीक है। तो ये आवृत्ति, तरंग वेग और तरंग दैर्ध्य में संबंध हो गया। अब हम ध्यान से देखिए, कुछ पॉइंट को कवर करेंगे। कोई आपसे पूछ दे कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो आप बताएंगे 332 मीटर प्रति सेकेंड। और सेम वही काम, जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 1450 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यह हो गया। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आवृत्ति परिसर के आधार पर ध्वनि तरंगों के प्रकार, मतलब जो हम लोग सुनते हैं वो हम कितनी ध्वनि सुनते हैं। तो पहले तो आप ध्यान से देखिए कि आवृत्ति परिसर के आधार पर ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पहला अश्रव्य, दूसरा श्रव्य, तीसरा पराश्रव्य, ठीक है। हम तीनों के बारे में बारी बारी से जानेंगे। पहले हम देखते हैं अश्रव्य तरंगे, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें हम अश्रव्य तरंगे कहते हैं। इनको केवल कौन सुन सकता है? जानवर सुन सकते हैं। ये तरंगे कब निकलती हैं? जब भूकंप आते हैं ना, तब ये तरंगे निकलती हैं और जानवर उसको सबसे पहले सुनते हैं। दूसरा है श्रव्य तरंगे। तो ध्यान से देखिए, जिनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगे कहते हैं। और इनको कौन सुन सकता है? इनको मनुष्य सुन सकते हैं। और अगला है हमारा पराश्रव्य तरंगे। तो जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। और इनको केवल चमगादड़ सुन सकते हैं, मनुष्य इनको नहीं सुन सकते हैं, उनके कान फट जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।